हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी इस वर्ष 2024 में अध्ययन करने हैं बिहार बोर्ड से क्लास 10th में, और इस वर्ष 2025 में आप लोग देने वाले हैं अपना फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड का एग्जाम, तो उस एग्ज़ाम के बीच में आप लोग का बिहार बोर्ड द्वारा लेकर के हाजिर हो चुका है सेंटअप परीक्षा, जिसमें आप लोग का फुल्ली आपका मैट्रिक एग्जाम की तरह यह एग्ज़ाम लिया जाता है। इस एग्ज़ाम में आप लोग को शॉर्ट है ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से 50 का उत्तर देना है। फिर उसके बाद 50 नंबर का आप लोग से 100 नंबर का आप लोग से सब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें 50 नंबर का जवाब देना है। और समय की बात करें तो आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब पूरी तरह से आप लोग का बिहार बोर्ड जिस तरह से फाइनल एग्जाम लेता है उस तरह से यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। केवल अंतर इतना रहेगा कि यह जो एग्ज़ाम होगा वो यह आपके विद्यालय में होगा, और वह जो एग्ज़ाम होगा वह दूसरे विद्यालय में होगा। तो यह जो सेंटर एग्ज़ाम है इसको आप लोग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप इस एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो फिर आप बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको बोर्ड में फेल होने से बचाने के लिए हम लोग लेकर के उपस्थित हो चुके हैं माध्यमिक उत्प्रेरण परीक्षा 2024 अर्थात सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। कल आप लोग का 19 तारीख से एग्ज़ाम शुरुआत होने वाला है। प्रथम पाली में हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। और द्वितीय पाली में आप लोग का संस्कृत का है, तो संस्कृत हम लोग तुरंत ही लाने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही आपको संस्कृत का वीडियो डलाएगा तो ऐसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक ही वीडियो में आज हम लोग आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर बतलाएंगे और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर बतलाएंगे, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए या नहीं आए लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्त साथी पास इस वीडियो को शेयर कर दे जो कि अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं और एग्ज़ाम में फेल होने का खतरा है उन्हें। वरना जो पढ़ लिए उनको भी पास भी शेयर कर सकते हैं आप, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दोस्त पर शेयर करेंगे उनका भी भलाई कर दीजिएगा। और हम जैसा कि हमने बताया कि आपको तुरंत ही संस्कृत का भी मिलने वाला है वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए विषय कोड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 कट गया है। 101 आप लोग का विषय कोड रहने वाला कल के एग्जाम में। और सब्जेक्ट उत्तर पुस्तिका कोड ए होता है, ये आपका चेंज भी हो सकता है। ठीक, कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 का आपको जवाब देना है। जैसा कि हमने आपको पता होना चाहिए, यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो हम आपको कोई भी प्रश्न पत्र बतलाते हैं तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ बतला देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो है हम लोग केवल आपको आंसर की देते हैं। आंसर की कहने का मतलब है पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। इस तरह से हम केवल ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की ही बतलाते हैं। उससे आपका भी समय बचता है और हमारा भी समय बचता है, और आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को दिखलाते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न से पहले आपको दिखला दे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग का 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आप लोग को 50 का उत्तर देना है। पहला दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आप लोग का खंड ब यानी विषयनुष्ठ प्रश्न है सबसे आगे। इसमें आप लोग को सबसे पहले 1 नंबर पर दिया गया है गद्यांश। गद्यांश में भी आप लोग को दिया गया है एक ठे आप देख सकते हैं क है यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग का रहेगा गद्यांश में ख। तो पहला में आप लोग का क और ख गद्यांश दिया गया है, जिसमें से कोई एक बनाना है। और फिर दूसरा में भी आप लोग को गद्यांश दिया है क और ख, इसमें से कोई एक बनाना है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक गद्यांश आप लोग का 10 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम आपको पहले बतला दे रहे हैं, इस गद्यांश का आंसर हम नहीं बतलाए हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए गद्यांश ऐसा चीज़ होता है कि इसको कोई भी बना सकता है आराम से। केवल ये जो चीज़ दिया गया है इसको पढ़ना है और इसका आंसर आप लोग को आराम से बना दे रहा है। इसलिए समय का अभाव होने के कारण हम इसका आंसर नहीं लाए हैं। तो आप इसे नोट के लिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए, और उसके बाद इसको पढ़ लीजिए। यह पहला ही प्रश्न है, तो इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है। तो वाणी मनुष्य के लिए अनमोल वरदान है। कोयल की वाणी कैसी है, तो कोयल की वाणी मधुर होती है। फिर तीसरा कि समाज में किसका बहुत आदर होता है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं कि समाज में किसका आदर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है समाज में मृदुभाषी का बहुत आदर होता है। मृदुभाषी यानी प्रियवादी, तो ये तीसरा का हो जाएगा आपका मृदुभाषी का आदर होता है। फिर आपका चौथा कि मधुर वाणी से समाज में किसका प्रसार होता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे कि मृदुभाषी से मुख से निकलने वाली आवाज़ सुनने को मन में तृप्ति मिलती है, जिसके वश में हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है आप लोग का कि किसका प्रसार होता है, तो एक दूसरे के लोगों के बीच में आपस में एक मैत्रीता की भावना का प्रसार होता है। और फिर पांचवा में आप लोग को एक ठे गद्यांश का शीर्षक देना है, यानी कि हेडलाइन आप लोग को देना है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं शीर्षक में, जैसे कि इसमें आपको वाणी के बारे में बतलाया जा रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वाणी एक अनमोल वरदान। इस प्रकार से एक ठे कोई भी आप लोग अपने मन से शीर्षक दे सकते हैं। तो पांचों प्रश्न का उत्तर हमने बतला दिया, पहला का, और दोनों में से कोई एक का ही आपको जवाब देना है या दूसरा है। तो आपको मन करे तो दूसरा देख सकते हैं। दूसरा का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा का पूरा इस प्रकार से है। और इसका क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन है कि बाबा नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा बाबा नागा अर्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद है नागा अर्जुन के पैतृक गांव का क्या नाम है। तो पैतृक गांव यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि पैतृक गांव सलगांव है, सतलखा नाम है, ठीक। फिर उसके बाद पैतृक नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो उनके पैतृक गांव तैरानी से बहुत दूर नहीं है, यानी कि तैरानी उनके पैतृक गांव का नाम है। फिर आप लोग का कि वैद्यनाथ मिश्र किसका असली नाम है। तो वैद्यनाथ मिश्र किसका असली नाम है, तो यहाँ पे लिखा है कि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो यह हो जाएगा आपका तीसरा का उत्तर। फिर आपका मैथिली साहित्य की रचना है नागार्जुन किस उपनाम से करते हैं। तो इसमें दिया होगा आप लोग का, हाँ, तो क्या दिया है कि नागार्जुन तथा मैथिली साहित्य की यात्री उपनाम से रचनाएं करते हैं, यानी यात्री इसका आपका आंसर हो जाएगा। और अंतिम में आपका कि नागार्जुन की जीविका का मुख्य साधन क्या था। तो यहाँ पे दिया ही होगा कि साधना ही उनके जीवन का मुख्य साधन था। तो यह ख है आप लोग का, और यह है आप लोग का पहला का क। इन दोनों में से केवल एक का उत्तर देना है आप लोग को। एक थे आप लोग का 5 नंबर का है, 10 नंबर का है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा में भी हमने बताया आपको गद्यांश है, इसमें भी क और ख में से किसी एक का उत्तर आप लोग को देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका प्रश्न यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग। कृषि के बारे में दिया गया है। अब इसका हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। तो कृषि प्रधान देश कौन है, तो इसमें सबसे आगे ही दिया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर दूसरा है आपका कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या है, तो ये ऋण होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। फिर उसके बाद है कि कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो इसमें दिया ही होगा कि कृषि से हम लोग को पशुओं के लिए चारे, अनेक धंधों में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होते हैं, यानी कि पशु का चारा हो जाएगा और एक धंधे के लिए कच्चा माल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा है कि चौथा है कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो जीवन निर्वाह किसी वैसी कृषि को कहते हैं जो भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से खेती की जाती है। यहाँ दिया गया है कि भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से खेती की जाती है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और अंतिम में आप लोग का कि झूम कृषि किसे कहते हैं। तो झूम कृषि यहीं पे दिया होगा क्या कि इस स्थान बदल बदल कर करे जाने वाली कृषि को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग इस प्रकार से दे देंगे। और इसी में आप लोग का है ख नंबर, क या ख दोनों में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। तो ख का प्रश्न इस प्रकार से, गद्यांश इस प्रकार से है। इसका प्रश्न है पहला कि मुरैना नामक का जनपद कहाँ है। मुरैना नाम का जनपद कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में मुरैना नाम का जनपद है, पहला का मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका मुक्ति बोध का जन्म कब कब हुआ था। तो मुक्ति बोध का जन्म यहाँ दिया ही, हाँ, मुक्ति बोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद आपका है तीसरा कि मुक्ति बोध का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे दिया ही होगा, मुक्ति बोध के पिता माधव राम हैं, उनकी पहले हैं आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मुक्ति बोध का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर उसके बाद आगे आप लोग का है अगला प्रश्न कि मुक्ति बोध के माता पिता का क्या नाम था। तो मुक्ति बोध के माता पिता का नाम दिया होगा इधर। मुक्ति बोध के पिता का नाम माधवराव और उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। फिर उसके बाद अंतिम प्रश्न आपके मुक्ति बोध के पूर्वज कहाँ के निवासी थे। तो मुक्ति बोध के पूर्वज यहाँ पे दिया था, अभी हमने पढ़ा था। मुक्ति बोध के पूर्वज, तो देखिए यहाँ दिया गया कि वह अंग्रेजों के से परदादा ग्वालियर में आकर के बस गए थे, यानी कि ग्वालियर के यह निवासी थे। उस तो इस प्रकार से आपको क और ख दूसरा नंबर प्रश्न में गद्यांश दिया था, जिसमें से कोई एक का जवाब देना था, और पहला में भी क और ख में से किसी एक का जवाब देना था। तो हमने चारों का जवाब दे दिया आपको। आप वीडियो ढंग से देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर आपका है कि
तीसरा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु में 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिया गया है निबंध का, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला आप लोग का प्रश्न है कि मेरे प्रिय कवि, इसमें आप लोग को उनका जीवन परिचय लिखना होगा। जो भी आपके कवि प्रिय होंगे उनका जीवन दीक्षा शिक्षा लिखना होगा, कैसे वह दीक्षा लिए, कैसे वह शिक्षा लिए, फिर वह आपके क्यों प्रिय हैं, उनके प्रिय होने का कारण लिखना होगा, और अंत में निष्कर्ष लिखना होगा। ये वरना फिर आपका दूसरा दिया गया ऑप्शन कि भ्रमण का महत्व लिखना होगा। इसमें आपको सबसे पहले भूमिका, फिर भ्रमण की आवश्यकता लिखना होगा, भ्रमण की शिक्षा लिखना होगा, और अंत में भ्रमण उपसंहार लिखना होगा। फिर तीसरा नंबर में है आप लोग का कि जंगल का के बारे में लिखना है। जंगल की भूमिका, जंगल का महत्व, जंगल का लाभ, जंगल की अंधाधुंध कटाई से हानि, और अंत में निष्कर्ष लिखना होगा। फिर आगे आप लोग का है कि भारतीय पर्व के बारे में लिखना है। पहला है भूमिका, फिर उसके बाद पर्व की महत्ता, पर्व मनाने के लाभ, और अंत में उपसंहार। और अंतिम में आप लोग का महंगाई के बारे में भूमिका लिखना है, कारण लिखना है, रोकने के उपाय लिखना है, और निष्कर्ष लिखना है। तो इन 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को निबंध 250 से 300 शब्दों में लिखना है। फिर उसके बाद आगे प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का चौथा प्रश्न है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, जिसमें आप लोग पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने का आवेदन कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा आप लोग अथवा में लिख सकते हैं कि मद्य निषेध के परिमाणों पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद लिखना है, यानी बातचीत लिखना है। तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 की निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें लगभग 20 से 30 शब्दों में। यानी कि यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आप लोग को प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलने वाला है, और कम से कम 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह विश्व के दांत कहानी से लिया गया है, जिसमें खोखा घर के हर एक मामले में अपवाद था, हर चीज़ में वह टांग अड़ा देता था। फिर उसके बाद है दूसरा कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहानी के आधार पर बताएं। तो इसका यही आंसर होगा कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति हमें यह याद दिलवाती है कि मानव पहले पशु था, और उसे अपना पास वृत्ति को कभी भुलाना नहीं चाहिए, उसको अभी भी याद रखना चाहिए कि वह अभी भी पशु है। फिर तीसरा कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकर मौर्य ने इसके संबंध में क्या बताया। तो इसके संबंध में गुणाकर मूल्य ने बहुत सारा चीज़ बताया था। जैसे कि बतलाया जा रहा था कि काशी में इसका हुआ था सबसे पहले स्टार्टिंग नागरी लिपि का, और चूँकि काशी को देवों की नगरी कहते हैं इसलिए देवनागरी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने के बाद किस बात का अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के आधार पर लिखना है। तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर बहुत अफसोस हुआ था, और उसे यह लगा कि बहादुर निर्दोष था, खामखा वह उस पर उसको पैसा चुराने का अंजाम लगा दी थी। फिर पांचवा है कि मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ रही हैं, हिरोशिमा शीर्षक कहानी के आधार पर बताना है। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हिरोशिमा जो कहानी है उससे लिया गया है, जिसमें आप लोग का परमाणु बम फेंका जाता है तो मनुष्य की छाएं इधर उधर पड़ती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका छठा नंबर प्रश्न है कि घर शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। तो घर शहर और देश को किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं, तो व्यक्ति को और वनों को इत्यादि को बचाने की बात करते हैं। फिर उसके बाद आगे आप लोग का है कि कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं। तो कवि जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, क्योंकि जब लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र का केंद्र बिंदु जनता होती है, और यह जो आपका प्रश्न है यह आपका जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। फिर 9वां प्रश्न आपका रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो रंगपा एक जुआरी था मंगमा के गांव का, और वह मंगमा से पैसे उधार लेना चाहता था। और अंतिम है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना देना चाहती थी। तो क्योंकि माँ को लगता था कि मंगू का जिस प्रकार से ख्याल वह रख पाती है वैसा ख्याल अस्पताल में उसका कोई नहीं रखेगा, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना देते थे। तो यह कुल 10 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आपका अंतिम प्रश्न नहीं, ये तो हो गया है। हाँ, अंतिम प्रश्न आप लोग का छठा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पे आप लोग को सार्थक व्याख्या करना रहता है लगभग 100 शब्दों में। तो पहला आप लोग का परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का समापन करते हुए लेखक का कैसा स्वभाव है, उनके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है।
और उसके बाद आपका अगला दूसरा है कि व्याख्या करें। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। पत्थर से लिखी लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो यह आपका हिरोशिमा कहानी से लिया गया है और यह जो आप लोग का यह परंपरा का मूल्यांकन कहानी से लिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक आपको सब प्रसंग पे व्याख्या करना है, मतलब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पूर्वक लिखना है। तो यह आपका कुछ कुल हिंदी का प्रश्न होने वाला है और जिसमें आप लोग का गद्यांश का तो आंसर हमने आपको बतला दिया है। गद्यांश का वीडियो ढंग से देखेंगे तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अन्य प्रश्नों का उत्तर आप लोग को बतला देते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले आपको बतला दे रहे हैं कि ये जो आंसर्स हैं हम आपको गूगल से ढूंढ करके बतला रहे हैं। आप भी आपको अगर आता होगा तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में आप लोग का कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि हमेशा अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो आपको आता है तो आप अपने शब्दों में ले सकते हैं। आपके आसानी के लिए हम लोग आपके लिए उत्तर लाए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तीसरा नंबर जो प्रश्न था, जिसमें आप लोग को मध्य निषेध पर दो मित्रों के बीच आप लोग को संवाद लिखना था। तो इसमें आप लोग राकेश और सोहन की जगह पे कोई अन्य नाम जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि देखिए संवाद का मतलब ही होता है आपको बातचीत, दो लोगों के बीच में बातचीत होना चाहिए। और टॉपिक क्या है? मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब जो दारू सिगरेट सब है उसको बंद करने को लेकर। तो इस पर आप लोग को केवल बातचीत लिखना है, जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हाय हेलो होगा, तो राकेश बोलेगा गुड इवनिंग, सोहन क्या हाल है? सोहन बोलेगा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? राकेश बोलेगा मैं ठीक हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? मतलब कि क्या सोच रहे हैं आप हमें बतला सकते हैं। फिर उसके बाद सोहन कह रहा है कि हाँ, यह शराब की लत का बुरा प्रभाव है। मेरे चचेरे भाई मोहन हाल ही में नशे का आदी हो गया है। राकेश नशे के हालत में परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सोहन कहता है कि हाँ, शराब खरीदने के लिए तो कई लोग अपनी पूरे महीने की कमाई भी खर्च कर देते हैं राकेश, लेकिन अब ये सभी के प्रति कड़े कानून बने हैं और उनका पालन भी किया जा रहा है। सोहन नहीं दोस्त, कभी शराब मिलते हैं और लोगों अभी भी शराब मिलते हैं और लोगों पीते हैं, बस कड़े कानून के कारण छिप कर बेचते हैं। और अंत में फिर आप लोग का इतना ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, एक पेज से भी आधा पेज का आप लोग लिख दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। और अंत में फिर आप लोग हाय हेलो करके चल जाइएगा कि हाँ, काश इस बात का एहसास होता कि उनके शराब में कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। बस इतना आप लोग को लिख देना है, आप खुद से भी इतना चीज़ लिख सकते हैं। तो यह था आप लोग का पहला, दूसरा था आप लोग का गद्यांश है और यह था आपका तीसरा नंबर प्रश्न। फिर आप लोग का अगला प्रश्न है कि किसी एक चीज़ पे आप लोग को निबंध लिखना था। चलिए उस प्रश्न का उत्तर बतलाते हैं आपको। तो देखिए आप लोग का पहला ही इसी में था कि मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिखना था। तो प्रिय कवि का पे निबंध हम लोग लिख के आए हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग को भूमिका लिखना होगा, तो भूमिका इतना आप लोग लिख सकते हैं। इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए भूमिका। और उसके बाद फिर अपना रचनाक्षर का आपका दूसरा टॉपिक दिया गया था कि उसकी कहाँ से वह पढ़ाई किया था इत्यादि के बारे में, तो वही रचनाकार का परिचय हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आप लोग यहाँ से इस वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक। अब उसके बाद अगला तीसरा टॉपिक था कि अपने थी उनकी रचनाएं। तो रचनाएं आपको पूछा नहीं जा रहा है तो यह आप नहीं लिखिएगा, ठीक। इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। फिर उसके बाद पूछा जा रहा था कि आपको प्रिय होने का क्या कारण है। तो इसमें आप लोग यह लिख सकते हैं सर्वप्रियता का आधार, यानी प्रिय होने का कारण, यह सारा चीज़ लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और अंत में आप लोग को उपसंहार लिखना था, यानी निष्कर्ष लिखना था। तो यह निष्कर्ष आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं अपना पहला टॉपिक पे, मेरे प्रिय कवि पे, ठीक। ये सब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के प्रश्नों के बारे में। तो देखिए वैसे तो हमने प्रश्न आपको बतला ही दिया है, लेकिन किस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेगा उसका शैली हमने बतलाने के लिए आपको लिए लिख कर आए हैं। खोखा किन मामलों में बात था, तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। हमने पहले ही आपको इस सब का उत्तर बतला दिया है। दूसरा प्रश्न आप लोग का था कि नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र को अभी वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। क्योंकि पाटलिपुत्र का पुराना समय में नगर कहा जाता था और उत्तर भारत के सथ्यपदी शैली को नागर शैली कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए पटना के देवनगर भी कहा जाता है, इसी कारण से इस नगर को देवनागरी कहते हैं, ठीक। फिर चौथा आप लोग का निर्मला को बहादुर को चले जाने पर
किस बात का अफसोस हुआ। और पांचवा आप लोग का कि मनुष्य की छाएं कहाँ और कैसे पढ़ ली हैं, क्यों पढ़ ली हैं। तो 5 प्रश्नों का आपको उत्तर केवल देना था लघु में, 10 में से किन्हीं 5 का तो हमने दे दिया। अब दीर्घ में आप लोग का बात करें तो दीर्घ में आप लोग का था दूसरा नंबर कि यह हिरोशिमा से लिया गया एक लाइन था, उसको आपको सप्रसंग व्याख्या करना था। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि प्रस्तुत वाक्य पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से हिरोशिमा कविता से उद्धारित किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप बनाकर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई जलती छाया अर्थात विकृत रूप में निरंशिका का गवाह है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया आप लोग को। हर एक लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी आप लोग को दिखला दिया। बात रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का, तो चलिए फटाफट से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर के हम लोग दिखला देते हैं। तो देखिए यह रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर की कहने का मतलब यही होता है आप लोग का पहला का है, दूसरा का भी, तीसरा का है, चौथा का भी, पांचवा का सी। इस प्रकार से आप लोग हम लोग वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसे उतार सकते हैं। यदि आपको देखने में आसानी नहीं हो रहा है तो हम एक पोस्ट के माध्यम से इस आंसर को डाल देंगे यूट्यूब पे ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप लोग देखिएगा तो वह पोस्ट आप लोग को यूट्यूब पर उपलब्ध मिलेगा। तो यहाँ तक 50 हो गया। अब आप लोग को 50 ही का उत्तर देना है। हम लेकिन 100 लेकर के आए क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पे आप लोग को डाउट रहता है तो आप उस क्वेश्चन को निसंदेह छोड़ सकते हैं, क्योंकि 100 में से आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना है और हमने 100 प्रश्न का उत्तर दिया है। तो ये यहाँ तक आप लोग का 100 प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला दिया, प्लस में आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखला दिया और प्लस में आपको सब्जेक्टिव का आंसर दिखला दिया। दिखलाया नहीं तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं दिखलाया, क्योंकि उसको दिखलाते तो अभी ये 20 मिनट का वीडियो हो गया, तो उसको दिखलाते तो 40 से 50 मिनट का वीडियो हो जाता, आपका भी समय बर्बाद होता, इसलिए हमने आपको वह नहीं दिखलाया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तभी आप लोग अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जल्द ही आप लोग को संस्कृत का भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए केवल आपके एक लाइक के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, इसलिए लाइक दे दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का पैसा आपका नहीं लगने वाला है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।